पाकिस्तान में जब भी सैलाब या कोई कुदरती आफत आती है तब दो चीज़ें ज़्यादा वाज़े होकर सामने आती हैं, दुनिया के भी और हमारे भी। एक तो रियासत की नाअहली, हमारी बैड प्लानिंग और बैड गवर्नेंस, और दूसरा बेपनाह गुर्बत जिसका कि हम आज तक मुकाबला उस तरह से कर नहीं सके जिस तरह से कि हमें करना चाहिए था। एक तीसरी चीज़ भी शायद सामने आती है, वो ये है कि लोगों का जज्बा, जिसका हम जिक्र कर रहे थे। जज्बा, बिल्कुल, जिसका हम जिक्र कर रहे थे। तूफ़ानी बारिशों के तेज़ सिलसिले और तबाहकुन सैलाबों ने बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के भी कई इलाके, तकरीबन पूरा पाकिस्तान ही उसकी लपेट में है। करोड़ से ज़्यादा जो पाकिस्तानी हैं, हमारे शहरी भाई बहन हैं, वो किसी न किसी तरह से मुतासर हुए हैं, या उन्होंने अपने प्यारे खोए हैं, या उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी, जिसको कि हम घर कहते हैं, एक शख्स ने बनाया होता है बड़ी मेहनत से, वो खोया है। और सिंध की अगर हम बात करें ख़ास तौर पर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि लोअर मिडिल इनकम ग्रुप से भी ताल्लुक़ नहीं रखते, उससे भी कम के थे। उनका ही अगर सब कुछ बह गया तो आप सोचें उनके पास पीछे क्या बचा। अच्छा, अब ये जो अक्सरियत है वो ज़ाहिर है गरीब आवाम की है, जो कि सैलाब में अपना मालो मता, घर बार, मवेशी और प्यारों को खो रहे हैं, और लाखों लोग नकल मकानी पर मजबूर हैं। और बिल्कुल जो सूरत हाल है वो ये कि खुले आसमान के नीचे दिन गुजार रहे हैं, बारिशें थम जाएंगी, सैलाब उतर जाएगा, मगर उनके मसाइल ख़त्म नहीं होंगे। और एक तरफ बीमारी, फिर दूसरी तरफ बेरोज़गारी, और फिर घरों की बहाली। ये सब कैसे मुमकिन होगा? क्या उनकी मदद करनी चाहिए, कैसे मदद करनी चाहिए, और हमें मुश्किल में फंसे अपने भाइयों की मदद करना क्यों ज़रूरी है? इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। हमारे साथ अतीका ओडो साहिबा मौजूद हैं, जो कि आप सब जानते हैं किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, और पाकिस्तान की जो एक्टर्स की सोसाइटी है उसको भी लीड करती हैं, और इन्होंने काफ़ी काम भी किया है सिंध में भी और सवात में भी। और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं जी उनके जो शौहर हैं समर अली ख़ान साहब, और समर अली ख़ान साहब जो है वो हिलाल अहमर सिंध के सरबराह हैं। तो उनसे भी हम बात करेंगे कि हिलाल अहमर का इदारा क्या काम कर रहा है, और सिंध के कौन से इलाके हैं कि जहाँ पर इस वक्त मदद की ज़रूरत है, और लोगों को क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप लोगों ने वक्त निकाला। अब हम किससे आगाज़ करें, ये मरहला जो है मुश्किल हो जाता है तो बस ठीक है, यहीं से आ जाते हैं। अतीका साहिबा, जो सूरत हाल अभी तक आपके सामने है, और ख़ास तौर पर अगर हम सिंध की हम बात करें, सिंध पर फोकस करें, तो आप क्या बता सकती हैं हमारे नाजरीन को कि सिचुएशन क्या है, कैसे लोगों की जो इस वक्त की सूरत हाल है, और लोगों को कैसे मदद करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए? देखें, बहुत से लोग तो देख रहे हैं, टीवी स्क्रीन्स पे भी देख रहे हैं कि क्या हुआ है मुल्क भर में, सिर्फ सिंध नहीं बट केपी में देख लें अभी क्या हुआ है, बलूचिस्तान का हाल देख लें, तो वो तो नज़र आ रहा है सबको। प्रॉब्लम जो है, दो चीज़ें हैं जिस पे हमें थोड़ा सा एक तवज्जो देनी चाहिए। एक तो ये है कि एज़ यूजुअल जब ऐसा एक नेशनल डिज़ास्टर आता है, ये हमारा तीसरा बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। पहले ज़लज़ला आया, फिर लास्ट फ्लड्स आए, और अब ये, तो वो एज़ यूजुअल हमें जो नज़र आ रहा है कि वो जैसे अगर हम नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात करें, NDMA ऑर्गेनाइजेशंस एंड एफिलिएशंस लाइक दैट, वो सारे उनका एक कनेक्टिंग द डॉट्स इस दफ़ा भी नहीं हो रहा, या PDMA है। हाँ, सो व्हाट्स हैपनिंग इज़ कि जो लोग कह रहे हैं कि जी हम पैसा देना चाह रहे हैं या सामान इकट्ठा करना चाह रहे हैं, अलग अलग लोग अपने अपनी तरफ से काम कर रहे हैं। एक कंसोलिडेटेड नेशनल एफर्ट आज भी नज़र नहीं आ रहा, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जब ज़लज़ला आया था उस वक्त आई रिमेंबर जनरल फारूक ने एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की थी, हम सब शामिल थे उसमें, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट, और वहाँ पे हमने हॉटलाइंस क्रिएट किए थे, हेल्पलाइंस क्रिएट किए थे कि अगर किसी ने कुछ भेजना है या किसी ने कहना कि जी हम कहीं स्ट्रैंडेड हैं, तो कोई राब्ता कर सके कहीं से। कोविड में थी NCOC, एग्जैक्टली, कोविड में भी, सो देयर इज़ अ डिस्कनेक्ट अगेन विच इज़ वेरी सैड एंड अनफॉर्चुनेट। तो ये तो हुकूमत को देखना चाहिए। दूसरा ये है कि ये एक बहुत लंबा प्रोसेस होगा। हम सोच रहे हैं कि जी अभी हमने लोगों के घर और खाना पीना, वो तो है इमीडिएट जो चीज़ें हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म, जैसे अभी कोई एक चीज़ पे बात नहीं कर रहा कि इसका जो लॉन्ग टर्म इमोशनल ट्रॉमा होगा, बिल्कुल, जैसे जो छोटे छोटे बच्चे जो हैं पानी में तैर रहे हैं अभी, और या उनकी फैमिलीज तबाह हो चुकी हैं, उनके घर तबाह हो चुके हैं, लॉन्ग टर्म, ये एक आप अगली जनरेशन की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म ट्रॉमा का। तो हम मेंटल हेल्थ की तो बात ही कोई नहीं कर रहा कि आगे इनको रिहैब के प्रोसेस में मेंटल हेल्थ वाइज भी हम क्या करेंगे इन लोगों के लिए। बिकॉज आप सोचें कि अगर एकदम से एक तूफान आया है, ज़लज़ला आया है या फ्लड आया है, बिल्कुल, और आप रातों रात आप बेघर हो चुके हैं एज अ चाइल्ड, तो पूरी जिंदगी आपको उसके वो खौफ के नाइटमेयर्स तो आएंगे। अच्छा, कुछ लोग गुम गए,
ये भी खबरें सामने आई कि कुछ लोग गुम गए, वो रेले में निकले हैं घरों से माँ बाप के साथ, छोटे बच्चे, वो इतने छोटे बच्चे हैं कि वो माँ बाप भी उस तरह से शनाख्त या वो तो वो गुम ही गए हैं। और वो भी खबरें आ रही हैं, एक जगह पे मस्जिद में ऐलान हो रहा था कि हमें एक बच्चा मिला है, छोटा सा 1.5 साल का है या 2 साल का है, वो बोल अब कुछ नहीं सकता। पता है जब ज़ल्ज़ला आया था तो बालाकोट गई मैं, और बालाकोट में बच्चे ऐसे बैठे हुए थे बेचारे, उनके माँ बाप सब फौत हो चुके थे। एंड आई रिमेंबर नीलूफर बख्तियार साहिबा उस वक्त थी वुमेंस मिनिस्ट्री की हेड थी, वो मिनिस्टर थी। मैंने उनको फ़ोन किया बालाकोट से, मैंने कहा नीलूफर देयर चिल्ड्रन कोई भी उठा के ले जाएगा इन्हें। फिर उन्होंने वहाँ कैंप लगाया, उन बच्चों को फिर इकट्ठा किया, बिकॉज देखिए ना इतनी एक्सप्लॉयटेशन आ जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी भी हमें कुछ नहीं पता कि बच्चों के साथ क्या हो रहा होगा, जिनके माँ बाप ख़त्म हो चुके हैं, जिनके घर नहीं है, जो गुम हो चुके हैं। हमारे पास उसकी रजिस्ट्रेशन का मैकेनिज्म भी नहीं है, अडॉप्शन का तो कोई सिलसिला हमारा है नहीं। लास्ट टाइम कि जब बच्चों को आप प्रोटेक्ट करते हैं तो वहाँ पे भी एक एसओपी है कि आपने हैंडओवर कैसे करना है किसी को जो क्लेम करने आता है। तो वी नीड टू स्टार्ट लुकिंग एट दोस एसओपीज वी पुट इनटू प्लेस ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। बिल्कुल, आई डोंट नो इफ दे आर डूइंग इट और नॉट राइट नाउ। ये वो चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट। समर साहब आपकी तरफ आएंगे कि हिलाल अहमर सिंध जो है उसका डोमेन और आप किन किन एरियाज को देखते हैं और वहाँ पर क्या क्या काम हिलाल अहमर कर रहा होता है। अच्छा जी, तो मैं पहले बताता चलूँ कि जो ये हिलाल अहमर है या रेड क्रेसेंट कहते हैं इसको, इसका जो वजूद है वो तो हो गया था जनीवा से। बिल्कुल। और इसका काम है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। पहले वो कह रहे थे कि इट शुड बी मैन मेड डिज़ास्टर, यानी कि वॉर। ओके। लेकिन हमारे यहाँ ये हो रहा है कि ये भी जो डिज़ास्टर है ये भी मैन मेड है, लेकिन मैन मेड है क्योंकि हमारी प्रिपेयर्डनेस नहीं रही है। हमने तैयारी कोई नहीं की है। ये हर साल, ये तो बड़ा फ्लड है, सुपर फ्लड कहते हैं उसको, लेकिन हर साल ये फ्लड आता है। हर साल अगर एक इंसानी ज़िंदगी जाती है वो बड़ा फ्लड है। बिल्कुल। तो वो क्यों हो रहा है? तो इसके अंदर इसकी जो तैयारी है ना, जब कल भी बात हो रही थी इसके बारे में कि प्रिवेंशन जो है ना या प्रिपेयर्डनेस सबसे बड़ी चीज़ है। आदि जैसा जब दवाई चाहिए होती है या डॉक्टर के पास जाए, पहले प्रिवेंटिव मेडिसिन करें आप कि दवाई की ज़रूरत ही ना पड़े। तो प्रॉब्लम अब ये हो रही है कि हमारे यहाँ कोई प्लानिंग नहीं है। Unfortunately, कंप्लेन नहीं कर रहा मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि दिस इज द प्रॉब्लम। यस, वी नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब देखें जापान में सुनामी आती है तो पहले तो उधर अलार्म्स चल जाते हैं, उनको 15 मिनट मिलते हैं। वो 15 मिनट में लोगों को पता है क्या करना है, तो ट्रेनिंग होती है, उनकी अवेयरनेस होती है कि भाई भागो, ऊपर किसी हाई ग्राउंड पे जाओ। तो ये तो चले कभी कभी आता होगा, हर बिल्डिंग में वहाँ पे फायर अलार्म बजता है हफ्ते में एक दफ़ा जी, और आप सब नीचे जाते हैं, यू नो कि इट इज़ अ फॉल्स फायर अलार्म, लेकिन यू स्टिल हैव टू डू इट। जी हाँ, तो ट्रेनिंग बिल्कुल। तो अगर हम लोग इंसानी ज़िंदगी बचानी है, पहले तो ये है कि हम लोग प्रिपेयर्ड करें अपने आप को। मेरी प्रेसिडेंट साहब के साथ भी आज मीटिंग है और अबरार साहब भी होंगे उधर। तो हमारी प्लानिंग ये है कि देखें हम तैयारी क्या कर सकते हैं। एक तो होता है एड पहुंचाओ, दवाई पहुंचाओ, खाना पीना, ये तो एक इमरजेंसी है। लेकिन कोई तैयारी भी एक चीज़ होती है और गवर्नमेंट को इस पर थोड़ा सा अटेंशन देना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग इज़ प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस। अब वो सेकंड चीज़ जो आती है वो होती है जब डिज़ास्टर होता है तो उसके लिए आपने जो रिलीफ पहुंचानी है, रेस्क्यू होता है सबसे पहले कि पहले इंसानी ज़िंदगी बचाई जाए। तो पहले तो आपको चाहिए, हमारे पास होने चाहिए बोट, हम रबर डिंगी कहते हैं उनको, इन्फ्लेटेबल्स होती हैं, वो आपने पैक करके रखी हुई हैं। साल में खुदा ना खास्ता जब ये आता है और आता है वो निकालें और आप चला तो सकें, क्योंकि लोग डूब रहे होते हैं या लोगों के साथ ये होता है कि पानी, देखिए ऑक्सीजन के बाद सबसे अगली चीज़ है पानी। बिल्कुल। उनको पानी पीने का नहीं मिलता, तो वो फिर वो जो गंदा पानी इस्तेमाल करते हैं तो फिर उनके पेट खराब होते हैं, गैस्ट्रिक, डायरिया, ये वो, फिर स्किन की डिजीजेस बहुत हो जाते हैं। हमारे अपने वॉलंटियर्स जो काम कर रहे हैं तो उनको ये प्रॉब्लम हो रही है कि हमारे जो वॉलंटियर्स ही हैं वो सब बीमार पड़ गए हैं। अच्छा। उनकी स्किन की, क्योंकि वो पानी इतना प्लीत होता है। तो देखें, एक तो रेड क्रेसेंट का क्या काम है हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में अक्रॉस पाकिस्तान, लेकिन मैं सिंध की बात करूं तो हमारे पास 22 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमारी तंजीमें हैं। अच्छा। मतलब पहुंच तो है, ठीक है, फिर वेयर हाउसिंग है, फिर स्टॉक है, फिर डिलीवरी है। वो हमारे सारे सूबों में है या सारे सूबे में भी है। ओके। मैं सिंध के बारे में बता दूं आपको, मुझे ज़्यादा पता, तो मुझे 4 महीने हुए आके लेके इसको, तो मैं अभी लेकिन हिलाल अहमर या रेड क्रिसेंट इज कवरिंग पाकिस्तान। Yes, it covers more than 180 countries. तो अभी हमारे पास टर्किश रेड क्रॉस आ रहा है। ये रेड क्रॉस इज लाइक ए इंडिपेंडेंट बॉडी
कनेक्टेड टू, आप समझे यूएन है, इट्स लाइक अ रोटरी है ना, आप रोटरी है, आपने खुद ही संभालना है, हुकूमत का इसमें कोई काम दखलंदाजी होनी नहीं चाहिए और होती नहीं है। ये इंडिपेंडेंट है, ये हम लोग नेशनल हेडक्वार्टर है इस्लामाबाद में, अबरारुल हक उसके चेयरमैन है। फिर ये जाता है जिनीवा, यानी कि कुआलालंपुर, ये वो जिनीवा तक पहुंचता है। हमने उनको अपील लिख दी है, बल्कि उनकी है फेडरेशन, उन्होंने अपील यूएन की लॉन्च भी कर दी है पाकिस्तान के लिए। तो देखिए ये है इंटरनेशनल। हम यहाँ पिछली दफ़ा यहाँ प्रॉब्लम हो रही थी अफगानिस्तान की, हमने फ़ोन करके उनको, अफगानिस्तान रेड क्रॉस को कहा आपको क्या चाहिए पाकिस्तान से। दिस इज़ नॉट ए फॉरेन पॉलिसी की बात नहीं है यहाँ पर, ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। इंडिया हो जाए, ईरान हो जाए, पहले तो अपने पड़ोस को देखें। अब हमारा पड़ोस क्या, अभी हमें ज़रूरत पड़ गई है। हाँ। तो देखें इसके अंदर हम लोग, जो पहली चीज़ है, एक तंजीम है, हमने स्टॉक रखा हुआ था, लेकिन मैं आपको बताऊँ वो 4 दिन में वो स्टॉक ख़त्म हो गया। अच्छा। हमारे पास स्टॉक, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिजास्टर, लुक एट द स्केल जो है ना इसका, तो हमारे आपको समझा, मतलब ये ऐसी चीज़ है कि जैसे जब एक आग लग जाए घर में, फिर आप कहते हैं ये आग नहीं लगनी थी, हमने ये नहीं करनी थी, वो नहीं कर, तो पहले से तैयारी अगर कर लें हम लोग, हमारे पास मिलियंस में जा रहा है ये। आप समझो कि ये इतना बड़ा, और ये हर साल होता है। साहब आपकी तरफ आएंगे, व्हाट नीड्स टू बी डन, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। सबसे पहले तो मैं कहूँ कि क्योंकि हमारे पास एक पहुँच है, लोग कलेक्शन कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही करें क्या इसके साथ। अच्छा, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक ही जगह पर सारा फोकस है। राजनपुर बहुत सारे लोग जा रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जाएं, लेकिन उसके अलावा भी बड़े इलाके हैं जो कि फोकस जिन पर होना चाहिए। होता है ऊपर से, अगर आप सक्कर घोट की खैरपुर से भी शुरू होता है, दूसरी तरफ लाड़काना की साइड से शिकारपुर, जैकबाबाद, ये करताबाद, ये पूरा रेला चल रहा है। तो अगर आप इसको देखते चलेंगे तो बदीन तक पहुंचता है नीचे। बिल्कुल। तो देखिए 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो अफेक्टेड हैं, उसमें से हम क्या करते हैं कि हम हुकूमत से ही पूछते हैं कि आपको कहाँ मदद की ज़रूरत है। अगर आप कुछ कर रहे हैं आप करें, जहाँ आप नहीं कर रहे हैं हम कहाँ जाएं। तो उसमें वीव आइडेंटिफाइड 9 डिस्ट्रिक्ट्स, जो एक किस्म में जैकबाबाद है, शिकारपुर है, लाड़काना है वगैरह, और हमने उस पर देखें, डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम लोग कर पाएंगे तो हम इस तरह से काम करते हैं। ठीक है। तो हमारा पहला काम तो ये है कि अगर जो रिलीफ मटेरियल है उसको पहुंचाया जाए। हम सबको दावत देते हैं, हम कहते हैं वी ऑफर आवरसेल्व्स के अगर आपको पहुंचने में प्रॉब्लम हो रही है, वी विल असिस्ट यू और वी विल हेल्प यू डिलीवर इट। क्योंकि देखिए डिलीवरी एक बहुत सेंसिटिव इशू है, खासतौर पे रूरल एरियाज में होता है कि ये जो असर, जिसका असर ज़्यादा होता है, बस वो घेर के बैठा होता है। अब वो लोगों जिनको पहुंचना चाहिए शायद ना पहुंचे। तो यहाँ पर राइट शुरू हो गए, आप देख रहे होंगे कि सिंध में लोग घुस गए उस जगह पे और डीसी के ऑफिस में करप्शन का भी बड़ा मसला होता है। उसमें बहुत जब सारा चीजें गुड्स कलेक्ट होती हैं, हमने ये बालाकोट और उधर भी देखा था, तो लोगों ने होर्डिंग करनी शुरू कर दी थी और फिर बाद में बेचना शुरू कर। तो व्हेन यू गो टू अ क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पे एक ऑडिट प्रोसेस होता है। तो ये भी बड़ा ज़रूरी है कि आप अगर कोई चीज़ दे रहे हैं तो उधर दें जहाँ पे भी एक क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, ताकि आपको पता है वो रिलीफ एक्चुअली लोगों तक पहुँचे। बिल्कुल। इसमें ये होता है कि जब सामान जाता है उसके साथ हम मॉनिटर्स भेजते हैं, ये इंटरनेशनल सिस्टम है, यानी कि लोकल लोगों के पास ही जाएगा जो बांटेंगे, उसको सब कुछ करेंगे, उनकी तंजीम अपनी है। लेकिन उसको मॉनिटर करने के लिए भी अगर नेशनल हेडक्वार्टर से आता है, हम कहते हैं आप अपने बंदे भेजें यहाँ पर कि वो जाके एक नज़र रखें। अच्छा, उसके ऊपर भी फिर ऑडिट्स होती हैं, तो काफ़ी लंबा इनका सिस्टम है। तो वो सिस्टम को फॉलो करते हुए, मैं नहीं कह रहा कि उसमें भी चोरी नहीं होती होगी, आप जानते हैं, लेकिन कोशिश होती है उसको मिनिमाइज किया जाए। तो फर्स्ट स्टेप इज़ कि टू कलेक्ट ऑल द, हमें कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, हमारे अवाम ही ऐसी है कि वो तो लगी हुई है, अब उनको जुनून है यहाँ पर। वी यूनाइट ओनली व्हेन देयर इज अ क्राइसिस, बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली, बट वी डू एटलीस्ट। तो अब क्या है कि वी कलेक्ट दैट एंड वी देन सेंड इट आउट। प्रॉब्लम जो आ रही है इज ट्रांसपोर्ट के अंदर ये होता है कि रोड तो सारे हैं ही नहीं कोई। अच्छा, आपका मेन एक रोड होगा, लेकिन जो बाकी घोटों में जाता है या जो उन इलाकों में आप जा ही नहीं सकते, तो हमें चाहिए बोट्स। फिर हम नेवी को कहते हैं कि भाई कुछ बोट्स दे दो, या आप बोट्स आप हमें हेल्प करें, या यानी सो इट हैज टू बी अ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट। बिल्कुल।
आगे चल के तो हमारी प्लान, मेरा तो प्लान है कि इसके अंदर हमारे पास बोट्स भी होने चाहिए, हेलीकॉप्टर भी होने चाहिए। वो लंबा प्लान है, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म प्रिपेयरनेस की तरफ जाना है। फिल वक्त पहले तो प्रिवेंटिव साइड पे जोर कर, अच्छा वो फ्यूचर की बाद में बात करूंगा, अभी क्या चाहिए। तो सामान पहुंचाना है। सामान क्या चीज़ है? ऑक्सीजन के अलावा जो फ्री मिल रही है हमें, सबसे बड़ी चीज़ है पानी। बिल्कुल, ड्रिंकिंग साफ पानी हमें भेजना है। उसका सोल्यूशन जो होता है वो ये होता है कि अभी तो हम बोतलें देते हैं ना, लेकिन आपके पास एक सस्टेनेबल आइटम होता है, इसको जैसे लाइफ स्टॉक कहते हैं फॉर एग्जांपल। बिल्कुल, जी जी जी। ये पाकिस्तान में बन रहा है, उससे बेहतर सेकंड जनरेशन पाकिस्तानी बना रहे हैं। ओके, गंदे पानी को बड़ा वो साफ करके गंदे पानी को आप उठाएं और आप पिए जी। अगर ये मिल जाए ना, मैं आपको बताऊं, मेरा अगर ख्वाब है या जो है कि पीने का पानी पाइपलाइन में आना चाहिए हर इंसान को। बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो हो जाए ना, आधे मर्ज़े खत्म हो जाएंगे। अब ये जब होगा 21st सेंचुरी नहीं 22nd में हो जाएगा शायद, लेकिन अल्लाह करके इस पे काम होना चाहिए। तो पानी इज़ द फर्स्ट आइटम। तो अभी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं जो कायम किए जाएंगे, कर रहे हैं हम लोगों ने, बिल्कुल। तो हमने लगाने शुरू किए हैं, बट वी नीड, दैट्स व्हाट वी नीड। देखिए पानी एक तो है बोतलों में आ जाती है, लेकिन एक सस्टेन करना है उसको। बिल्कुल, पानी। अगली चीज़ है आपकी न्यूट्रिशन, खाना। बिल्कुल, खाना सही, पीने के लिए खाना। अब उधर ना लकड़ी है, ना गैस है, ना पकाएगा कैसे बंदा। तो एक और चीज़ हमने, मैं जा रहा हूँ इसी को पुश करने के लिए। सही, पाकिस्तान एक कंपनी है जो बनाती है प्रोटीन की एक सैशे बनती है, 100 ग्राम की होती है। उसको लेके आप खाएं तो उसे 2 रोटी और 1 सालन जितनी ग़िज़ा मिल जाती है। फ्लड्स के हवाले से बात हो रही है। अतीका ओडो साहिबा और समर अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अतीका साहिबा, ये बताएं कि अब जो हमारी एक तो आर्टिस्ट की एसोसिएशन है वो कितनी एक्टिव है इस सारे मामले को लेकर, और इसके अलावा जो आपने मेंटल हेल्थ की बात की थी, उसके अलावा कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर के ख़ास फोकस होना चाहिए हम सब का? देखें, जहाँ तक आर्टिस्ट का ताल्लुक है, म्यूजिशियंस, एक्टर्स, वो सब हमेशा निकलते हैं मदद करने अपनी लोगों की, आप हमेशा देखते हैं। मैं यहाँ पे एक अलग सी चीज़ कहना चाहूँगी जी। पहले तो ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ एक तो मेंटल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर किसी गेस्ट को बुलाइएगा। दूसरा, एक और चीज़ जो नहीं लोग सोचते हैं कि सिंध, आई डोंट नो अबाउट द अदर प्लेसेस, सिंध में ना पानी में सांप आए हुए हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ स्नेक बाइट्स, सो वी मस्ट एड्रेस दैट। द थर्ड थिंग आई वांट टू ब्रिंग हियर, बिकॉज आई वांट पीपल टू अंडरस्टैंड कि लाइफ स्टॉक, इंसानों को बचाएं और जानवरों को बचाएं, बिकॉज अभी आपका फूड शॉर्टेज आएगा, यू हैव टू सेव दीज एनिमल्स ऑल्सो। बहुत साल पहले आपको याद होगा एक और क्राइसिस था सवात में, हम उसे डिजास्टर नहीं कहते क्योंकि जलजला नहीं था, फ्लड नहीं था, लेकिन टेररिज्म था, वो भी एक क्राइसिस था, एक बहुत बड़ा। तो मैंने बहुत काम किया सवात में, वहाँ जाके बच्चों के लिए, जो स्कूल्स बॉम्ब हो रहे थे, बंद हो रहे थे, और उस वक्त मुझे नज़र आया कि बाकी जितने भी लोग थे, कराची, लाहौर, ऐसा कह रहे थे नहीं जी सवात, वो ऐसे एटीट्यूड हो जैसे पता नहीं सवात कोई और मुल्क है। तो फिर हमने लोगों को इकट्ठा किया कि डोंट डू दिस, बिकॉज आज सवात में बच्चों के स्कूल बंद किए जा रहे हैं, कल पंजाब में, सिंध में, सब जगह फैल जाएगा ये लाइक अ कैंसर। तो पीपल स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड। देखिए, मेरी यहाँ पे हमारे लोगों से अपील है, जो भी दुनिया में ये शो देख रहा है, कि पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा अगर सफ़र करता है ना, तो पूरा पाकिस्तान सफ़र करता है। डोंट थिंक दैट जी सिंध का मसला है, पंजाब का मसला है, ये ना हम सब का मसला है। अभी जो ये सैलाब आया, इसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में फूड शॉर्टेज आएगी। बिल्कुल, सिर्फ उन लोगों की नहीं जिनका घर डूबा है, लेकिन उन लोगों की भी जो शहरों में रह रहे हैं। आप लोगों के टमाटर, प्याज, गंदम, चावल, सब कुछ कम पड़ेगा, क्योंकि योर फूड चेन हैज़ ऑल बीन अफेक्टेड। तो प्लीज़ उठें और मदद करें और सोचें कि आगे की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनमें हम सॉल्यूशंस कैसे ढूंढ सकते हैं अवाम के लिए, नॉट जस्ट द पीपल हु आर डेस्परेटली इन नीड राइट नाउ। वो एक इमीडिएट नीड है, लेकिन मुझे लगता है 5-6 महीने या साल तो कहीं नहीं गया जहाँ हमने नेशनली बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करना पड़ेगा। प्लीज़ एवरीबडी हेल्प व्हेरेवर यू कैन। और उसमें हम अपने हिसाब से तो देख रहे होते हैं, चले कि अगर थोड़े से हमारे अनाज या गंदम थोड़ा महंगा हो गया तो हम शायद उसको अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन बहुत सारा ऐसा तबका है जो उसको बाद में अफोर्ड नहीं कर सकेगा। नहीं, बहुत बड़ा क्राइसिस है ये, खाना अवेलेबल ही नहीं होगा, जितना होगा वो महंगा मिल रहा होगा। अभी कराची में टमाटर नहीं आ रहा। अच्छा, और इस्लामाबाद में रेट है 480 रुपए। नहीं तो देखे ना, अभी आज का इम्पोर्ट करेंगे हम, कहाँ से आएंगी ये चीजें। तो ये जो आपकी जो फसलें जो डूबी है ना, ये सिर्फ उनका मसला नहीं है जो डूबे हैं साथ उसके, वो हम सब का मसला है। बिल्कुल, दे नीड फूड, वी नीड फूड, वी हैव टू गेट। और ये कुछ अरसे तक की प्रेवलेंट प्रॉब्लम होगी हमारी, क्योंकि वो जमीनें तो खराब हुई हुई हैं, वो अगली फसल उगाने के लिए भी वो तैयार नहीं हो सकती। जिस तरह से कल हमने जब बात की थी किसानों के प्रॉब्लम्स के हवाले से, तो उन्होंने बताया था कि आगे भी कुछ महीनों तक ये ज़मीन तैयार नहीं होगी कि इस पर हम कोई फसल बो सकें। तो दुआ करें अपने मुल्क के लिए और दवा
दुआ भी करें अपने मुल्क के लिए और अपने लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अतीका साहिबा, आपने वक्त निकाला। समर अली खान साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू फॉर कमिंग।